लोकसभा चुनाव का आज हो सकता है ऐलान, 7 चरणों में हो सकते हैं मतदान। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तेलंगाना दौरा, हैदराबाद में करेंगे रोड शो। 1 घंटे तक चलेगा पीएम का रोड शो। पीएम मोदी के देशवासियों के नाम पर चिट्ठी 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया, मांगे सुझाव। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन मामले में राव एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। सीएम केजरीवाल को झटका, समन पर रोक लगाने की याचिका खारिज। आज राव एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में विशाल रैली के साथ खत्म होगी। रैली में इंडी गठबंधन के नेताओं के अलावा आपके प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है लाइव न्यूज का। रुख करते हैं खबरों का। रामपुर मुरादाबाद के दौरे पर है सीएम। जनता को बड़ी सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इसी बीच दिल्ली से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको, भारत निर्वाचन आयोग से जुड़ी खबर है। आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 2024 के लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में कराए जा सकते हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा। आज दोपहर 3 बजे तक चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 2024 के आम चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। भारत निर्वाचन आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा। 2024 के आम चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। आज भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लग जाएगी। इसी बीच दिल्ली से एक और खबर आपको बता दें। दिल्ली से खबर है, प्रसार भारती के अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व आईएएस नवनीत सहगल। पूर्व आईएएस नवनीत कुमार सहगल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रह चुके हैं सहगल। हर सरकार में प्रमुख पदों पर कार्यरत रहे हैं नवनीत सहगल। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रसार भारती के अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व आईएएस नवनीत सहगल। यूपी के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में शुमार है नवनीत सहगल। हर सरकार में प्रमुख पदों पर कार्यरत रह चुके हैं सहगल। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रह चुके हैं नवनीत सहगल।
हर सरकार में प्रमुख पदों पर कार्यरत रहे हैं नवनीत सहगल। नवनीत सहगल को बनाया गया है प्रसार भारती बोर्ड का चेयरमैन। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रह चुके हैं नवनीत सहगल। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम पर चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि अपने कार्यों का भी, जो 10 साल का उनका कार्यकाल रहा है, उसका भी जिक्र किया है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम पर चिट्ठी लिखी है। चुनाव की घोषणा से पहले ये पत्र देशवासियों के नाम पर प्रधानमंत्री ने लिखा है। पत्र में लिखा है, आपका समर्थन हमें मिलता रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। राष्ट्र निर्माण के लिए मेहनत करते रहेंगे, मोदी की ये गारंटी है। पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम पर चिट्ठी में लिखा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए मेहनत करते रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम पर चिट्ठी लिखी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम पर यह पत्र लिखा है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के लिए पत्र लिखा है। इस पत्र में अपने 10 साल के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा भी जिक्र किया है। पत्र में लिखा है, आपका समर्थन हमें मिलता रहे, राष्ट्र निर्माण के लिए मेहनत करते रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा मंत्रिमंडल का आज जो विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल में नए शहरों को मिल सकती है जगह। मौजूदा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सैनी के अतिरिक्त 5 मंत्री सोहना से विधायक हैं। संजय सिंह को मिल सकती है जगह। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, विधायक सीमा त्रिखा और सुभाष सुधा को भी नाम शामिल किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर। कुछ और बीजेपी के विधायक ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, अनिल विज को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, कमलेश टांडा, देवेंद्र बबली को भी जगह हरियाणा मंत्रिमंडल का आज विस्तार। मंत्रिमंडल में नए शहरों को मिल सकती है जगह। मौजूदा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सैनी के अतिरिक्त 5 मंत्री सोहना से विधायक संजय सिंह को मिल सकती है जगह। सूत्रों के हवाले से खबर। विधायक सीमा त्रिखा और सुभाष सुधा को भी मिल सकती है जगह। कुछ और बीजेपी के विधायक ले सकते हैं शपथ। अनिल विज को भी मंत्रिमंडल में नहीं मिलेगी जगह। सूत्रों के हवाले से खबर। कमलेश टांडा, देवेंद्र बबली को भी नहीं मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह। सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं आपको। हरियाणा कांग्रेस क्लीनिंग कमेटी की बैठक आज। हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की चौथी ये बैठक होगी। बैठक में पैनल के फाइनल करने पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की कई सीटों पर फंसा है पेच, जिसको लेकर आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस क्लीनिंग कमेटी की बैठक आज। हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की चौथी बैठक ये होगी।
बैठक में पैनल के फाइनल करने पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस का कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में पैनल के फाइनल करने पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस का कई सीटों पर फंसा है पेच, जिसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है आज। हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की ये चौथी बैठक है। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में पैनल फाइनल करने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की कई सीटों पर जो पेच फंसा है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। जिला गुरदासपुर के हल्का बटाला के वर्मा ज्वेलर्स के मालिक राकेश वर्मा ने बटाला से करीब 9 किलोमीटर दूर गांव रगड़नगल में जाकर पिस्तौल से खुद को सड़क किनारे बैठकर गोली मार ली है। मिली जानकारी के मुताबिक राकेश कुमार अपनी मैपेड पर घर से निकलकर दूर जाकर उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और डिप्रेशन में रहते थे राकेश कुमार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं पर मौके पर पिस्तौल को भी बरामद किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। अजे तो सानू इन्नी इन्फॉर्मेशन मिली है जी भी किसी ने इतने अपने आप गोली मारी है, तो वो शनाख्त बंदे की हो गई है, राकेश वर्मा ने बटाले तो। ठीक है, बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। स्कूटरी खबर पटियाला से है, जहां पर सनौर के वार्ड नंबर 3 में सीवरेज और पाइपलाइन डालने के कारण पाइपलाइन टूट जाने की वजह से लोगों के घरों में लगी सरकारी वाटर सप्लाई की पाइपलाइन में गंदा पानी जाने से लोग पिछले कई दिनों से परेशान हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत नगर कौंसिल सिनौर से की जा चुकी है, कार्य साधक अफसर से भी शिकायत की जा चुकी है, मगर किसी तरह से इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में ये समस्या दूर नहीं की गई तो नगर कौंसिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं नगर कौंसिल के वाटर सप्लाई प्रभारी हंसराज ने कहा कि इस समस्या का जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। आज ही शिकायत मिली है और समस्या का समाधान किया जाएगा। गुरदासपुर के शहर बटाला के गुरु नानक नगर भुल्लर रोड पर बीती रात नौजवान की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों का आरोप है कि नशे के आदी लोगों ने उसे मार डाला है। मृतक के परिजनों ने बताया कि हमारे घर के सामने रोजाना कितने लोग नशा करने आते थे, मेरे बेटे ने उन्हें रोका तो विरोध करने पर बेटे की हत्या कर दी गई है। एक दिन पहले भी ये लोग मेरे बेटे के पीछे तेज हथियार लेकर आए थे। आपको बता दें कि मेरा बेटा, परिजनों ने कहा कि मेरा बेटा कुत्ते को खाना खिलाने के लिए गया था, कुछ हथियारबंद लोगों ने मेरे बेटे पर हमला किया, जिसके बाद काफी चोटें आई। इस हमले में मेरे बेटे की मौत हुई है। वहीं डीएसपी आजाद दविंदर सिंह ने कहा है कि जांच की जा रही है और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से अगली खबर आपको बता दें, जेडीए जोन 10A में मिली भगत का खेल चल रहा है। जेडीए की जीरो टॉलरेंस नीति की पोल खुली है। आगरा रोड
पर 3 साल से बंद था निर्माण कार्य। इकोलॉजिकल जोन में यथास्थिति के है आदेश। प्रवर्तन अधिकारी की मिलीभगत से अवैध निर्माण शुरू किया गया। कॉलोनी में 2 से 3 बार हुई थी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। कॉलोनी में पूर्व में दुकानों का किया जा रहा था निर्माण। सीएम भजनलाल शर्मा ने जेडीए को दिए थे निर्देश कार्रवाई के। सीएम भजनलाल शर्मा ने जेडीए को दिए थे कार्रवाई के आदेश। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जेडीए जोन 10A में मिलीभगत का खेल चल रहा है। जेडीए की जीरो टॉलरेंस नीति की पोल खुली है। आगरा रोड पर 3 साल से बंद था निर्माण कार्य। इकोलॉजिकल जोन में है यथास्थिति के आदेश। प्रवर्तन अधिकारी की मिलीभगत से अवैध निर्माण कार्य को दोबारा से शुरू किया गया। कॉलोनी पर 2 से 3 बार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने जेडीए को दिए थे आदेश कार्यवाही के। इकोलॉजिकल जोन में यथास्थिति के आदेश थे। प्रवर्तन अधिकारी की मिलीभगत से अवैध निर्माण को दोबारा से शुरू किया गया। कॉलोनी पर 2 से 3 बार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी। कॉलोनी में पूर्व में दुकानों का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था, जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने जेडीए को कार्यवाही के आदेश दिए थे। अगली खबर जबलपुर से, जहां पर बिल्डर ने कर्मचारियों की रोकी है सैलरी इंसेंटिव। आपको बता दें कि रियल एस्टेट कंपनी पर लगा है गंभीर आरोप। सैलरी इंसेंटिव और निवेशकों का पैसा न लौटाने का आरोप लगा है। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मालिक नीरज ललित प्रताप हैं, जिन पर यह आरोप लगाया गया है। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बिल्डर ने कर्मचारियों की रोकी है सैलरी और इंसेंटिव। रियल एस्टेट कंपनी पर लगा है गंभीर आरोप। सैलरी इंसेंटिव और निवेशकों के पैसा ना लौटाने का आरोप लगा है। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मालिक नीरज पर लगा है आरोप। वर्तमान साइटें जो चल रही है जोगीधाना में चल रही है ग्रीन अर्थ वैली के नाम से, जो कि एक फार्मलैंड प्रोजेक्ट है। इसके बाद अभी अर्थ हिल्स हर्रई के नाम से एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है जोगीधाना के आगे चल रहा है। तो ये वर्तमान में इनकी 2 साइटें चल रही हैं। इनके द्वारा अभी और जैसे कि मैंने बताया कि वर्तमान में यहाँ इनकी साइटें चल रही है और जो भी ग्राहक हमारे तमाम ग्राहक हैं जिन्होंने लिया है अर्थ बिल्डर एंड डेवलपर्स के माध्यम से, तो अभी तक उन तमाम ग्राहकों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। रजिस्ट्री का पैसा पूरा जमा करवाने के बाद भी, मतलब कुछ हमारे वैसे बहुत से कस्टमर्स हैं जिनका पैसा जमा हो गया है, रजिस्ट्री का पैसा जमा हो गया है, लेकिन उनको रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है। हमेशा आजकल करके टाला मटोली बिल्डर के द्वारा की जा रही है। तो वो ग्राहक समस्त लोग परेशान हैं। और इसके साथ साथ हमें मतलब ये भी है कि जो भी साइट ये चल रही है वहाँ ये किसी भी प्रकार का जो भी इन्होंने निर्माण करने का या जो भी साइटों को विकसित करने का जो अपना वादा किया था, ये पूरे खोखले वादे हैं। हम लोग जो है सभी एम्प्लॉई खड़े हैं, अनिल ठाकुर, मोहित कुमार और अरविंद सोनी, रामाशीष यादव, अजय बैन
और बहुत सारे साथी हमारे जो पीड़ित हैं अर्थ बिल्डर एंड डेवलपर्स में लगातार 1 साल हो गया हम लोग जो है वहाँ पे जॉब के रूप में काम किया। कंपनी के मालिक श्रीमान नीरज ललित प्रताप सिंह जो कंपनी के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा हम लोगों से लगातार काम लिया गया और जिसमें हमको 5% इंसेंटिव और कंपनी सैलरी के लिए बोला गया। और जैसा दैनिक भास्कर में पेपर के ऐड में ये दिया गया और उसके द्वारा हम सब लोग वहाँ पहुँचे और विगत सैलरी हम लोगों को बीच बीच प्रोवाइड करते रहे, लेकिन लगातार 3-4 महीनों से हम लोगों की सैलरी रोक ली गई। राजनांदगांव जिले के अंतर्गत तहसील डोंगरगढ़ के अंतर्गत मोहरा थाने क्षेत्र में ग्राम सहसपुर में 12 मार्च को एक जली लाश मिली थी। हत्याकांड को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर जो आरोपी था उसको सामने लाया और दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी। मोहरा ने पता किया कि साजिश जो पुलिस को पता है। आपको बता दें कि अज्ञात लाश को सुकालू कवर की बताई जा रही है। पुलिस को पता चला है कि सुकालू की पत्नी केसरबाई का संबंध मनीष के साथ था और अवैध संबंधों के चलते पत्नी का जिससे संबंध था उसी ने हत्या की है। आपको बता दें कि जितेंद्र के साथ मिलकर केसरबाई ने अपने पति की हत्या की है। बहुत बड़े केस में सफलता मिली है। बहुत ही जल्दी करीब 12 घंटे के समय में ही एक अज्ञात मर्डर का खुलासा आज किया जा रहा है। 12/3 को एक अज्ञात शव की सूचना ग्राम सरसपुर में, जो कि शत विशत जला हुआ शव था, उसकी सूचना पुलिस चौकी मोहरा की टीम को मिली थी। मौके पर गई, वहाँ पे देखा तो अनआइडेंटिफाइड एक शव था जिसके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट था ना कोई आइडेंटिफिकेशन बचा था। करीब 15 दिन के आसपास पुराना वो शव था, शत विशत था, जला हुआ था। और पुलिसिंग की बीट टीम है वो जाके पतासाजी की तो पता लगा कि 27/2 को ये घटना घटित हुई थी। जो मृतक था जिसकी आइडेंटिफिकेशन सुकालू राम कंवर के नाम से हुई। चांपा शहर में पहली बार बीटीएस फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है बड़े पर्दे की छत्तीसगढ़ी फिल्म का मुहूर्त शाट नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के कर कमलों से हुआ। इसके पहले डॉक्टर महंत के आगमन पर किराझारिया तपसी बाबा धाम से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान जांजगीर चांपा के विधायक नगर पालिका जांजगीर अध्यक्ष गढ़ेवाल समेत पार्षद, कांग्रेस जन व आमजनों की उपस्थिति में डॉक्टर महंत ने पूजा अर्चना के बाद मुहूर्त शॉट कर छत्तीसगढ़ी फिल्म शूटिंग की शुरुआत की। बता दें कि फिल्म के निर्माता और निर्देशक वही फिल्म में कथा और पटकथा संवादक लेखक रचनात्मक गिरधारी यादव है। इस दौरान बीटीएस म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल की लॉन्चिंग भी की गई। फिल्म प्रेम कहानी पर आधारित है। काम बीटीएस म्यूजिक कंपनी का आज मैं पूरे मन से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, तपसी बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि अखिलेश ने बहुत कुछ भोगा है इस छोटे सी उम्र में। पिता खोया, भाई खोया, बहुत सारे अपनों को खोया, बहन को खोया। दुख उसके जीवन में बहुत मिला है। अब वो माया के चक्कर में पड़ा है, मर जाऊँ तो माया वहाँ, तो माया जो इसको मिले, ये सारी दुखों को दूर करते हुए इसको आर्थिक उन्नति भी दे, सामाजिक उन्नति तो है आपा का, और हम लोगों का नाम रोशन करे, यही आशीर्वाद देने के लिए मैं आया। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का लाइव न्यूज में। रुक करते हैं खबरों का। आज जो दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से आम चुनाव लोकसभा 2024 में जा रही है। हमारे पास शानदार आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसा, श्री राहुल गांधी जी जैसा पूरे देश में लोकप्रिय नेतृत्व है।
राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर पूरे देश को एकता, भाईचारे और मोहब्बत का संदेश दिया है। और लोग भारतीय जनता पार्टी की झूठ से ऊब चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था देश के लोगों से, लेकिन काम किया उद्योगपतियों के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से सच्चाई सामने आ गई कि जिस सरकार की ईडी सीबीआई को इस देश में भ्रष्टाचार मिटाना था, वो ईडी और सीबीआई के दम पर हफ्ता पार्टी बनकर रह गई। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में नारी शक्ति के लिए सरकारी भर्तियों में 50% आरक्षण, उसके साथ में किसानों के लिए कर्ज माफी, एमएसपी पर गारंटी का कानून और युवाओं के लिए सरकारी जो पद रिक्त पड़े उनमें भर्ती, और उसके साथ कैसे जो है वो पेपर लीक को रोका जाए, इसके लिए फुल प्रूफ इंतजाम करेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10वीं 12वीं परीक्षा की कॉपियों का आज से मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। प्रदेश के 260 केंद्रों पर कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मूल्यांकन का काम किया जाएगा। 3 करोड़ से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन होना है। दसवीं 12वीं परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन आज से शुरू किया जाएगा। प्रदेश के 260 केंद्रों पर कॉपियों का मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मूल्यांकन कार्य किया जाएगा। 3 करोड़ से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन होना है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी खबर है। 10वीं 12वीं की परीक्षा की कॉपियों का आज से मूल्यांकन किया जाएगा। प्रदेश के 260 केंद्रों पर कॉपियों का मूल्यांकन होगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मूल्यांकन कार्य किया जाएगा। 10वीं 12वीं परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। तीन करोड़ से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन होना है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10वीं 12वीं परीक्षा की कॉपियों का आज से मूल्यांकन शुरू होगा। प्रदेश के 260 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। टैबलेट स्मार्टफोन के लिए 2495 करोड़ का भुगतान किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत राशि स्वीकृत की गई है। 2495 करोड़ रुपए टैबलेट व स्मार्टफोन कंपनियों को जारी किया गया है। 151 करोड़ रुपए बाद में किए जाएंगे जारी। मार्च तक युवाओं को मिलेंगे 25 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन। मुहिम को जारी रखने के लिए 4 कंपनियों को शासनादेश सेल्कॉन, इम्पैक्स, इंटेट प्रोक्योरमेंट को दी गई है राशि। इनेफ, इन्फ्राटेक और विजन डिस्ट्रीब्यूशन को भी मिली है राशि। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। टैबलेट स्मार्टफोन के लिए 2495 करोड़ की राशि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के तहत राशि निर्धारित। 2495 करोड़ रुपए टैबलेट और स्मार्टफोन कंपनियों को जारी किया गया। 151 करोड़ रुपए बाद में जारी किए जाएंगे। मार्च तक युवाओं को मिलेंगे 25 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन। मुहिम को जारी रखने के लिए 4 कंपनियों को शासनादेश दिया गया। सेल्कॉन, इम्पैक्स, इंस्टेंट प्रोक्योरमेंट कंपनी को दिया गया। यूपी में आईएएस अफसरों के फिर से तबादले किए गए हैं। आईएएस रवीश गुप्ता एआईजी स्टाम्प बनाए गए हैं। एमडी पर्यटन विभाग। आईएएस राहुल सिंह विशेष सचिव ऊर्जा बनाए गए हैं। आईएएस स्टाम्प आईएएस अतुल सिंह को आरएफसी लखनऊ का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। आईएएस अनीता यादव को आरएफसी आगरा का चार्ज सौंपा गया है। आईएएस विजय कुमार बने हैं विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक
नितिन गौड़ बीसी विकास प्राधिकरण पिलखुआ बनाए गए हैं। आईएएस विजय कुमार विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक बनाए गए हैं। नितिन गौड़ वीसी विकास प्राधिकरण पिलखुआ बनाए गए। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में आईएएस अफसरों के फिर से तबादले किए गए हैं। आईएएस रवीश गुप्ता एआईजी स्टाम्प बने एमडी पर्यटन निगम। आईएएस राहुल सिंह विशेष सचिव ऊर्जा बने एआईजी स्टाम्प। आईएएस अतुल सिंह को आरएफसी लखनऊ का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। आईएएस अतुल सिंह को लखनऊ का आरएफसी बनाया गया। आईएएस विजय कुमार बने हैं विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक। इसी बीच प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। प्रयागराज से आपको बता दें कि प्रयागराज से यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी खबर है। आयोग ने 4 और भर्ती परीक्षा को किया है स्थगित। स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक की प्री परीक्षा स्थगित की गई है। 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी की प्री परीक्षा स्थगित की गई है। सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 को स्थगित किया गया है। 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक परीक्षा को स्थगित किया गया। अपर निजी सचिव 2023 की शॉर्ट हैंड टाइपिंग की परीक्षा भी स्थगित की गई। स्टाफ नर्स एलोपैथी मुख्य परीक्षा 2023 को भी स्थगित कर दिया गया है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी खबर है। आयोग ने 4 और भर्ती परीक्षाओं को स्थगित किया है। स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक की प्री परीक्षा को स्थगित किया गया। 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी की प्री परीक्षा को स्थगित किया गया। सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 को भी स्थगित कर दिया गया है। 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक की परीक्षा को स्थगित किया गया। अपर निजी सचिव 2023 की शॉर्ट हैंड परीक्षा को भी स्थगित किया गया। इसी बीच बहराइच से खबर सामने आ रही है। बहराइच से आपको बता दें कि बहराइच से खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव व होली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जीएसटी विभाग के साथ आबकारी विभाग छापेमारी करेगा। शराब की तस्करी के खिलाफ भी होगी कड़ी कार्रवाई। भारत नेपाल सीमा पर बनाया गया आबकारी चेक पोस्ट। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव व होली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। जीएसटी विभाग के साथ आबकारी विभाग छापेमारी की कार्रवाई करेगा। शराब की तस्करी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव व होली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। जीएसटी विभाग के साथ आबकारी विभाग भी छापेमारी की कार्रवाई करेगा। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर हर घर नल से जल योजना में 80% लक्ष्य पूरा किया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जाहिर की है खुशी। 80% का लक्ष्य प्रदेश ने तेज गति से प्राप्त किया है। 100% लक्ष्य को भी प्रदेश हासिल करेगा। करीब 2.12 करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन दिए गए। जल जीवन मिशन के तहत ये लक्ष्य 2.65 करोड़ का है।
करीब 2.12 करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं सरकार की तरफ से। जल जीवन मिशन के तहत ये लक्ष्य 2.65 करोड़ का है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हर घर नल से जल योजना में 80% लक्ष्य पूरा किया गया। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जाहिर की है खुशी। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में आज दूसरे दल के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी कार्यालय में आज दूसरे दल के नेताओं की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ज्वाइनिंग के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। कानपुर के कई सपा बसपा नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर आज दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी कार्यालय पर यह कार्यक्रम रखा जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। कानपुर के कई सपा नेता बसपा नेता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर आज नेताओं की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नेताओं को सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। चंदौली से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस एस्कॉर्ट वैन की पिकअप से टक्कर हुई है। पुलिस के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रामा सेंटर वाराणसी में चल रहा है इलाज। हादसे में पुलिस एस्कॉर्ट वैन के उड़े हैं परखच्चे। बीती रात करीब 2 बजे यह हादसा हुआ है। सकलडीहा कोतवाली के बथावर गांव के पास ये घटना हुई है। बीती रात करीब 2 बजे यह हादसा हुआ है। सकलडीहा कोतवाली के बथावर गांव के पास ये घटना हुई है। सड़क हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस एस्कॉर्ट वैन की पिकअप से टक्कर हुई जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ट्रामा सेंटर वाराणसी में उनका इलाज चल रहा है। सभी घायल पुलिसकर्मियों को ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज चल रहा है। हादसे में पुलिस एस्कॉर्ट वैन के परखच्चे उड़ गए हैं। बीती रात करीब 2 बजे यह सड़क हादसा हुआ। सकलडीहा कोतवाली के बथावर गांव के पास ये घटना हुई है। पुलिस एस्कॉर्ट वैन की पिकअप से जोरदार टक्कर हुई जिसमें 4 पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी बीच दिल्ली से खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। ईडी के विरोध के बावजूद कोर्ट ने जमानत दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित पेशी से छूट दी है। 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे होगी मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी के विरोध के बावजूद कोर्ट ने जमानत दे दी है। एक अप्रैल को सुबह 10 बजे होगी मामले की अगली सुनवाई।
ईडी के विरोध के बावजूद कोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जमानत दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित पेशी में भी छूट दी है। कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मेरठ से खबर सामने आ रही है। सपा के बागी प्रत्याशी का विरोध शुरू हो गया है। मेरठ में ईवीएम के खिलाफ लड़ने वाले भानु प्रताप का विरोध किया जा रहा है। बाहरी प्रत्याशी के विरोध में सपाइयों ने इस्तीफे देने की शुरुआत कर दी है। कई जगह आज पुतला दहन करने की भी सपाइयों ने तैयारी की है। ईवीएम के खिलाफ लड़ने वाले भानु प्रताप का विरोध किया जा रहा है। मेरठ में बाहरी प्रत्याशी के विरोध में सपाइयों ने इस्तीफे देने की शुरुआत की है। कई जगह आज पुतला दहन करने की भी तैयारी है। जिले के दिग्गज नेताओं को दरकिनार करने से नाराज है कार्यकर्ता। रुक कर लेते हैं मुरादाबाद का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। के समय खून बहाने की नौबत नहीं आएगी। यानी प्रशिक्षण के दौरान आपने जितनी मेहनत, परिश्रम और लगन के साथ अपने आप को साबित किया होगा, वह आगामी 30-35 वर्षों तक निरंतर आपको इस सेवा के लिए योग्यतम साबित करता रहेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्न है कि विगत 7 वर्ष के दौरान हमने प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को लगभग 3 गुना किया है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि प्रशिक्षण के दौरान यहां पर न केवल कानून व्यवस्था, विधि और मानवाधिकारों के बारे में, बल्कि पुलिस रेगुलेशन, साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस इत्यादि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इन नए प्रशिक्षुओं को अवगत कराया गया, ताकि पुलिस बल की कार्यप्रणाली और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने और उस समस्या का समाधान करने में पुलिस को योग्य उप निरीक्षक प्राप्त हो सके। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होने हैं। हमने राज्य सरकार के स्तर पर भी इसकी कमेटी गठित की है, जो निरंतर उन कानूनों का अध्ययन करते हुए उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू करने के लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ किया जाना है, इस पर कार्य कर रही है। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रशिक्षण के दौरान इन सभी प्रशिक्षुओं को इन नए कानून के बारे में भी यहां पर प्रशिक्षण दिया गया। ये नए कानून उन भावनाओं से जो दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इन बातों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। और ऐसे में जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से फॉरेंसिक साइंस और साइबर क्राइम का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग के जो सूत्र बताए हैं, उसमें उन्होंने स्टिक एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट
and accountable, reliable and responsive, टेक्नोसेवी एवं ट्रेंड, यह सूत्र हमें कानून परिवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जांच एवं दंड के पुराने तरीकों से आगे निकलकर आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और साक्ष्यों का उपयोग करना न केवल न्याय की दृष्टि से बेहतर है, अपितु इस प्रक्रिया से जांच में होने वाले अनावश्यक व्यय व श्रम को भी कम किया जा सकता है। इसे ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की है। संस्थान का प्रथम शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है और विगत दिनों इसका लोकार्पण भी संपन्न हुआ है। समय के साथ हो रहे निरंतर परिवर्तन के दृष्टिगत पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों के लिए नए कानूनों, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की जानकारी होना आवश्यक है। दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह व निष्ठा के साथ जन सेवा के प्रति संवेदनशील पुलिस बल की स्थापना में यह प्रशिक्षण बेहद कारगर सिद्ध होगा, यह मेरा अटूट विश्वास है। आप पुलिस बल में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त हो रहे हैं। जो ये पद है यह कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखना और पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्राप्त कराने में आप सबकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और आपसे अपेक्षा है जनमानस की सुरक्षा, समाज में अमन चैन कायम रखते हुए एक मित्र पुलिस को की छवि को अछूते बनाए रखने के लिए आप सभी अपना बेहतरीन योगदान देंगे। अपने कर्तव्य पालन के दौरान कठोरता के साथ साथ विनम्रता का अद्भुत सामंजस्य भी बनाए रखते हुए कर्तव्य परायणता, अनुशासन और सत्यनिष्ठा का भी आप सफल उदाहरण स्थापित करेंगे। पुलिस सेवा में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती हैं। पुलिस बल को हमेशा मुकाबले में डट करके खड़े रहना, तो अपने को कर्तव्य की वेदी पर अर्पित कर देना है। समाज का जनमानस में पुलिस की वर्दी को देखकर एक सुरक्षा और विश्वास का भाव जागृत होता है। आपको उनके विश्वास को सही साबित करना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। आपकी दक्षता, कर्तव्य परायणता ही किसी पीड़ित को उसकी स्वयं की पीड़ा से मुक्ति करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। उसके चेहरे पर एक नई मुस्कान ला सकती है। एक संवेदनशील पुलिस कर्मी के लिए शीर्ष आयामों की कोई कमी नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने आचरण से जनमानस की कसौटियों पर खरा उतरते हुए अपनी कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी का उदाहरण वह प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी प्रदेश में सुशासन की नींव अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था की स्थापना से होती है। यह तभी संभव हो सकता है जब प्रदेश में उत्तरदायी पुलिसिंग व्यवस्था और व्यावसायिक रूप से दक्ष संवेदनशील पुलिस बल हो। सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में राज्य सरकार ने पुलिस रिफॉर्म और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं।
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7 वर्ष में दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल में हमने 1,60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक संपन्न किया है, तो साथ ही 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों को प्रोन्नति भी प्रदान की है। राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा पिछले 7 वर्ष के अंदर किए गए बेहतरीन कार्यों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को बेहतर साबित करने में और अपना परसेप्शन देश और दुनिया के सामने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, संगठित अपराध लगभग समाप्त हो चुका है, सभी प्रकार के बड़े आयोजन, पर्व और त्योहार, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रबंध भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था इन्हीं प्रयासों के कारण देश के अंदर एक नजीर बनी है। रूल ऑफ लॉ की स्थापना से देश विदेश में प्रदेश के बारे में धारणा बदली है। प्रदेश को इस नई धारणा का श्रेय काफी हद तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल के जवानों के द्वारा किए गए प्रयास उनमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त रखने, प्रदेश में सामाजिक सौहार्द की स्थापना करने में जिस सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार की मंशा है कि राज्य पुलिस बल एक दक्ष, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस तथा प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरने वाला एक बल हो। दीक्षांत समारोह के पश्चात आप विश्व के सबसे बड़े गौरवशाली पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक बार पुनः सभी प्रशिक्षुओं और उनके परिवारजनों को मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी नवप्रशिक्षित निरीक्षकगण के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप अपने आप को साबित करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सबने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने पुलिस बल को लेकर तमाम बातें कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।